So now let us just start our today's topic, that is absorption. तो बेटा देखो, absorption की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस चीज की absorption की बात करते हैं? Because we eat majorly 3 biomolecules, that is carbs, proteins और fats. और हमने देखा कि उसका हाइड्रोलिसिस भी उसी का हो रहा है, ब्रेकडाउन उसी का देखा ना आपने मेजरली, तो उसी का हमने एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, या फिर ऐसे कह सकते हो कि तुम कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लाइक फ्रक्टोज, किसी का भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें से सिंपलर मोनोमर यूनिट्स, हाँ, ग्लूकोज का। देन आपका आएगा अमीनो एसिड्स का, जो कि आपके प्रोटीन्स हैं, राइट। एंड देन आपका लास्टली आएगा फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, जो कि आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं? फैट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बेटा। एंड इन एडिशन टू दैट आपको पता है कि वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। सो वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही सिंपल है, चलो ब्लू से लिख देते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही सिंपल है, क्यों? आपने सबने पढ़ा है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आपकी, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है इट इज अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो क्या है? ऑस्मोसिस, राइट। सो ऑस्मोसिस, हाँ, सो ऑस्मोसिस में अब बेटा आप यहाँ पे देखिए, जो वाटर है वो आपका किससे? वाटर जो है वो आपका ऑस्मोसिस के थ्रू, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू दिस, है ना, थ्रू दिस। तो वाटर तो बहुत सिंपल है, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, आपको पता है ऑस्मोसिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी इसमें। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दैट इज योर ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा। एंड अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाँ, फ्रॉम द हाई टू द लो पार्ट। क्लियर? करेक्ट है। चलो, तो अभी हम लोग 1 by 1 इसका एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, पहले ग्लूकोज का, फिर आपके अमीनो एसिड्स का, फिर आपके फैटी एसिड्स का। तो चलिए चलते हैं आगे, लेट अस जस्ट मूव अहेड। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क पहले से करके रखा है, सो लेट अस जस्ट सी। तो देखो बेटा, हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले वी शुड नो दैट विच पार्ट, है ना, विच पार्ट इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में देर आर न्यूमरस विलाई, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे अगर ये ऐसे हैंड है तो ऐसे खुल गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। पहले ये सरफेस एरिया इतना सा था, लेकिन अब ये सरफेस एरिया बढ़ के क्या हो गया? इतना हो गया है। अब एब्जॉर्प्शन यहाँ से कहीं से भी हो सकती है, राइट। सो द एब्जॉर्प्शन एरिया इज टू मच, राइट, एंड एब्जॉर्प्शन कुड हैपन बहुत, उससे उसका जो सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया। एंड ऑल्सो उसमें भी विलाई में भी ऊपर माइक्रो विलाई है, राइट। सो लाइक दैट। सो एब्जॉर्प्शन होती है आपकी बेटा किसके थ्रू? आपकी होती है विलाई के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स आपकी किसके थ्रू होती है? विलाई एंड माइक्रो विलाई, है ना। आपकी एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा सा एक डायग्राम दे रखा है, आपने देखा ही होगा, इस तरीके से आपको दिखता है वो, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखें तो उसमें बीच में आपको यहाँ पे ये आर्टरीज की कैपिलरीज है ना, आर्ट्रियोल्स दिखते हैं, एक तरफ से आपको वीनस एंड दिखते हैं, क्रिस क्रॉस दिखते हैं, और बीच में आपको ग्रीन कलर की एक जो है वो एक वेसल दिखती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल। सो बेसिकली ये जो बीच वाली है ये है आपकी लैक्टियल, है ना, वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और ये जो आपके बेटा ये वाले पार्ट है ये आपके कैपिलरीज हैं, ये आपके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि लैक्टियल में क्या एब्जॉर्ब होता है और कैपिलरीज में क्या एब्जॉर्ब होता है। तो आपका बेटा कैपिलरीज में आपकी 2 चीजें जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो है आपके कार्ब्स प्लस आपके प्रोटीन्स और या फिर अमीनो एसिड्स, ठीक है। बचा क्या? फैट। फैट के लिए है आपकी लैक्टियल। तो फैट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? लैक्टियल में एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? चलो शुरू करते हैं। फिर आप अभी के अंदर क्या होता है, सो हाउ द कार्बोहाइड्रेट्स आर बीइंग एब्जॉर्ब। आप देख रहे होंगे कि मैम आपने क्या बनाया है ये। तो लेट अस जस्ट हैव अ लुक। आपका ये एंटेरोसाइट है। एंटेरो वर्ड का मैंने आपको कल भी मतलब बताया था, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। साइट मीन्स सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है ये। इस तरफ इसके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इस तरफ इसके ब्लड वेसल्स है और इस तरफ इसके ल्यूमन है।
है ना, मान लेते हैं ऐसा। एनीवेज, सो यहाँ पे आपका ग्लूकोज है, आपको पता है आपके ल्यूमन में ग्लूकोज जो ब्रोकन डाउन हो चुका था, तो इसको पहले एंटेरोसाइट में एंटर करना था, तो ये आपके विलाई है ना, ये तो आई थिंक आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपके विलाई है। अब ग्लूकोज जो है बेटा अब इसके अंदर एंटर करता है, राइट। लेकिन ग्लूकोज किसकी हेल्प से एंटर करता है? सोडियम की हेल्प से एंटर करता है। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए एक सोडियम की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? अब ये अंदर पहुंच गया, अब ये अंदर तो रह नहीं सकता, इसको जाना तो ब्लड वेसल में, मतलब कैपिलरी में जाना है। तो अब ये ग्लूकोज के लिए बेटा आपने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में सुना है, तो इसकी मेम्ब्रेन पे एक ट्रांसपोर्टर है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इसकी हेल्प से बेटा ये ग्लूकोज जो है अब ये ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज हमारे पास सोडियम है। आपको पता है सोडियम अंदर नहीं रह सकता ज्यादा, उसको मेम्ब्रेन के बाहर ही जाना है, राइट। अब इस सोडियम को हमने बाहर कैसे भेजना है? अब इसके लिए वी नीड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एटीपी का ब्रोकन डाउन होना बहुत जरूरी है। सो एटीपी इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड दैट्स हाउ 3 सोडियम आर गोइंग आउट एंड 2 पोटेशियम आर कमिंग इनसाइड। डिड यू गेट दैट? तो ये बाहर जाता है और ये अंदर। सो इसलिए इस वजह से आपका बेटा जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि एटीपी इन्वॉल्व हो गई इसमें। इनफैक्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज प्राइमरीली तो ऐसे इंटर कर गए, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ग्लूकोज को हम लोग क्या लिखेंगे? ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है बेटा? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इनफैक्ट सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, गैलेक्टोज भी ऐसे ही एब्जॉर्ब होता है, राइट, ठीक है। अब इसके अलावा एक और यहाँ पे शुगर है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रक्टोज। तो बेटा फ्रक्टोज भी आपकी इस तरीके से ही एब्जॉर्ब होती है, सिर्फ एक इसमें फर्क है, इट इज सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, है ना। फ्रक्टोज का जो है दैट इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट है इसका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपोर्ट है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सोडियम इंडिपेंडेंट है, इसमें सोडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसमें सोडियम की जरूरत होती है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट बना? ये ट्रांसपोर्ट बना सोडियम डिपेंडेंट। तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ वो क्या बना? सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। और ये कौन सा बना? सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो ये आपने बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है। मैं हट जाती हूँ पीछे सो दैट यू शुड सी इट प्रॉपरली और देखो किसमें क्या हुआ है, राइट। नोट्स बना रहे हो ना तुम लोग, सब नोट्स बनाते रहना साथ के साथ में, राइट। चलो, तो ये तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपका अमीनो एसिड्स के साथ में क्या होता है, ठीक है। तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका जो अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट है ना बिल्कुल सेम टू सेम कार्बोहाइड्रेट्स की तरह होता है। सो हाउ यू कैन राइट, एक आप बड़े अच्छे एक सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हो कि आपका जो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट है ना, वो आपका ब्लड कैपिलरीज में ही होता है ना, जैसे उसमें होता है, इसमें भी ब्लड कैपिलरीज में होता है। और ये क्या फॉलो करता है? व्हाट इज इट फॉलोइंग? इट इज फॉलोइंग योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट इज ऑल्सो सोडियम डिपेंडेंट, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको इसका मतलब पता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या होता है, ठीक है। और ये सोडियम डिपेंडेंट है, ठीक है, ये सोडियम डिपेंडेंट है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, प्लीज नोट कर लो इसको, राइट। सोडियम डिपेंडेंट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डन। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड इज ऑल्सो डन। अच्छा, अब थर्ड हम लोग चलते हैं, सॉरी हाँ, थर्ड अब हम चलते हैं बेटा फैट्स की तरफ। अब देखो फैट्स की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है बाकियों के कंपैरिजन में। क्यों? सबसे पहली बात, इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। वेयर इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड? इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द लिम्फ वेसल।
और उस लिम्फ वेसल का क्या नाम है बेटा? उस लिम्फ वेसल का नाम है लैक्टियल, है ना। आपकी एनसीईआरटी अगर आपने खुली रखी है अपने सामने तो उसमें देखो ग्रीन कलर का, मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखा दिया था इसका, राइट। तो आओ जरा देखते हैं इसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये रहा आपका फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है। अब ये एब्जॉर्ब कैसा होता है? अभी आपको पता है ये अगेन एंटेरोसाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है। ये बेटा आपका एंटर कर जाता है बिकॉज फॉस्फोलिपिड आपको पता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एंटर कर जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इनसाइड द एंटेरोसाइट, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अब अगेन इट इज चेंजिंग इनटू ट्राइग्लिसराइड। अब आप ये सोचो कि बाहर ये ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं और अंदर आके इट अगेन टेक्स द शेप ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब ये ट्राइग्लिसराइड इज कंबाइनिंग विद प्रोटीन्स वंस अगेन। अब जैसे ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है इसको हम नाम दे देते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स, विच इज ऑल्सो नोन एज अ लाइपोप्रोटीन, है ना। लिपिड प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो गया एंड नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द लैक्टियल, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब इसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? लैक्टियल के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, करेक्ट, डन। these आर लिटिल बिगर इन साइज, दैट इज वाई देखो लैक्टियल में क्या होता है, लैक्टियल में ना कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है बिकॉज इसका बिगर साइज है, इसलिए ये लैक्टियल में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बिकॉज वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसको आराम से एंटर कर जाएगा, लेकिन ब्लड कैपिलरीज की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, सो दिस काइलोमाइक्रॉन कैन नॉट एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज, बट ऑन द अदर हैंड इट कैन। समझ आया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दैट व्हाई द काइलोमाइक्रॉन्स आर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड व्हाई इट इज जस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फेटिक वेसल ओनली, लैक्टियल। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अब आगे की तरफ को चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वट एवर यू हैड ऑब्टेन्ड, अभी जैसे ग्लूकोज को तुमने एब्जॉर्ब कर दिया, ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, अमीनो एसिड को भी एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर दिया एंड फैट्स को भी कर दिया। अब कौन सी जो फॉर्म है आपको बायोमोलिक्यूल्स की कितना एनर्जी दे सकती है थ्योरेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली? तो आपको ये देख के बहुत हैरानी होगी दैट द थ्योरेटिकल वैल्यू विच वी आर ऑब्टेनिंग उससे आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू हमेशा थोड़ी कम होती है बिकॉज थोड़ा बहुत इधर उधर इट डिसिपेट्स एज हीट। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैल्यू, उससे जो वैल्यू एक्चुअल आपकी बॉडी में निकलती है वो थोड़ी कम आती है हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बेटा क्या है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, लेकिन इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो थोड़ी आती है कम। कितनी? 4.0 लाइक 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब दूसरा प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें तो बेटा 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, अगेन लेसर, कम हो गई। थर्ड वन इज फैट्स। फैट्स की काफी ज्यादा है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, बट आप देखो फिजियोलॉजिकल वैल्यू इसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से कम है, 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। जबकि आपके दूसरे भी आप कुछ फूड खाते हो, जैसे सपोज आपने लिग्निन खाया, सेल्यूलोज खाया, उसकी 0 कैलोरीफिक वैल्यू होती है बिकॉज यू नो दे डोंट गिव अस एनर्जी, दे जस्ट गिव अस रफेज मटेरियल एंड दैट जस्ट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी जस्ट लाइक दैट, ठीक है बेटा। सो दैट इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इन शॉर्ट। मैं पीछे हट जाती हूँ सो दैट यू कैन सी इट। तो ये हमने कर लिया बेटा, एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है वो इजेशन है, छोटा सा ही, जिसको मैं इसी में सम अप कर दूंगी एंड आई वोंट टेक मच। आपको पता है इजेशन में द फूड इज टेम्परेरीली बीइंग स्टोर्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड मैटर is being stored temporarily in rectum and after some time through the anus it comes out, and anus is also guarded by 2 sphincters, ठीक है।
सो दैट कंप्लीट्स योर डाइजेशन। हाँ, डाइजेशन जो है आपका वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड आपका हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, सो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या किया है। तो देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था यहाँ से एब्जॉर्प्शन, जहाँ हमने सिर्फ वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिससे हमने काफी कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, गैलेक्टोज में, फ्रक्टोज में कैसे एब्जॉर्ब होता है और क्यों इस तरीके से होता है। ठीक है, देन उसके बाद भी हमने अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की कि कैसे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, then after that we had moved towards fats, which was little different from the glucose, like the carbs and the proteins, because इसमें lymphatic जो system है वो use होता है। After that we had seen कि assimilation values क्या हैं हमारे major biomolecules की। तो हमने देखा कि gross जो values होती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं और physiological values जो होती हैं वो हमेशा हमारी कम होती हैं। ठीक है बेटा, so that's all। और अब अगले लेक्चर में मिलो। अब अगले लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।